गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की कक्षा में, पिछली कक्षा में हमने दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य को जाना था। दृश्य काव्य मतलब ऐसे काव्य जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दृश्य काव्य कहलाते हैं। दृश्य काव्य का उदाहरण जो था वो क्या था? दूर संचार अर्थात टेलीविज़न, है ना। कोई नाटक अगर हो रहा हो, कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा हो, तो वो भी एक दृश्य काव्य का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद हमने श्रव्य काव्य को पढ़ा था। श्रव्य काव्य क्या था? कि ऐसा काव्य जिसे हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए रेडियो। अब यहाँ पे बताया गया है, ये कहा गया है कि यदि कोई दृश्य काव्य है तो उसे हम श्रव्य काव्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन कोई श्रव्य काव्य है उसे हम आसानी से दृश्य काव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, शैली की दृष्टि से काव्य के दो भेद होते हैं। ठीक है। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। ठीक है। एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। अब इन प्रकारों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे प्रबंध काव्य है तो प्रबंध काव्य में क्या हो जाएगा? महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक काव्य। फिर से देखिए, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक काव्य। और मुक्तक काव्य के अंतर्गत दो काव्य आते हैं, एक होता है पाठ्य मुक्तक और एक होता है गेय मुक्तक। ठीक है। महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक काव्य और पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो अब तक जो एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट था कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आता है कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। या फिर महाकाव्य और खंड काव्य किसे कहते हैं। इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन जो अब तक एग्जाम में आए हैं उसकी बात बता रहे हैं कि दो चीज़ें एग्जाम में अधिक आती हैं। एक होता है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। इनके उदाहरण को देकर समझाइए। और महाकाव्य किसे कहते हैं और खंड काव्य किसे कहते हैं। क्लियर है। और इन दोनों में, महाकाव्य में और खंड काव्य में अंतर, मतलब क्या अंतर है इन दोनों में, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो समझेंगे वो है महाकाव्य के, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य। ठीक। तो आगे देख लेते हैं कि महाकाव्य किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा हो सकती है, क्या इसकी विशेषताएं होंगी और ऐसे कौन कौन से महाकाव्य अभी तक रचित हुए हैं और उनकी रचनाएं किसने की हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य का जो अंतर्गत क्या आ रहा है? महाकाव्य। अभी आपने देखा। अब महाकाव्य क्या है? तो सबसे पहले कि महाकाव्य किसी एक महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। अभी आपने रामायण देखी होगी, है ना। तो उस रामायण को महाकाव्य कहा जाता है। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, तो यहाँ पर जो महाकाव्य है यानी किसी एक महान व्यक्ति का, एक महान पुरुष के जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है, लिखा जाता है, संपूर्ण वर्णन किया जाता है भिन्न भिन्न खंडों में, तो क्या कहलाता है? महाकाव्य। अब लेकिन इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है वो देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं महाकाव्य में जीवन की विशुद्ध व्याख्या होती है। जीवन की विशुद्ध व्याख्या होती है। ठीक है। महाकाव्य में जीवन की विशद व्याख्या होती है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। जैसे हमने आपको बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति होना चाहिए जो इतिहास प्रसिद्ध हो, मतलब उसने कोई अच्छे कार्य किए हों। इसका नायक उदात्त चरित्र वाला, धीर, वीर, गंभीर होता है। मतलब जो नायक होगा, यानी नायक मतलब हीरो इसका हम बात करें, लेकिन हम हिंदी में क्या लिखेंगे? नायक। तो इसका जो नायक होना चाहिए उसका चरित्र है जो वो अच्छा होना चाहिए। धीर मतलब धैर्य वाला होना चाहिए। वीर अर्थात कई युद्ध जो लड़े हों वो जीते हों, तो वीर होना चाहिए। महाकाव्य में श्रृंगार, शांत और वीर रस कोई एक, महाकाव्य में श्रृंगार, शांत, वीर रस कोई एक रस प्रधान अवश्य होता है। मतलब जब महाकाव्य लिखा जाता है तो उसमें कोई भी एक रस, चाहे वो श्रृंगार रस हो, शांत रस हो, वीर रस, कोई भी एक रस की प्रधानता होती है। शेष रस गौण होते हैं, मतलब शेष रस होते हैं लेकिन उतना महत्व उनका नहीं होता है। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। याद रखिएगा, महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य की कथा धारा प्रवाही मार्मिक प्रसंगों पर आधारित होती है। मूल कथा के साथ साथ अन्य सहायक कथांश भी इसमें आदि से अंत तक, मतलब शुरुआत से, जब से जो महाकाव्य रचना प्रारंभ होता है तो शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें जो कथांश है, मतलब कथांश मतलब जो कथा का अंश होता है, वो पूरी कथा मूल कथा कहलाती है। अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं।
इसमें मूल कथा परिपुष्ट होती है। अब महाकाव्य की यदि हम बात करें कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, ये तो आपने विशेषताएं देख ली कि श्रृंगार रस और शांत रस या वीर रस की प्रधानता होती है, कम से कम 8 सर्ग होते हैं, सर्गबद्ध होती है ना, किसी प्रसिद्ध या विशेष व्यक्ति पर आधारित होती है, उसका संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। तो यदि हम बात करें कि महाकाव्य की परिभाषा क्या होती है, तो महाकाव्य की परिभाषा क्या होगी, किसी एक महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन का संग्रह, मतलब जहाँ पे संग्रह होगा, एक साथ लिखा होगा, संपूर्ण जीवन का चित्रण भिन्न भिन्न खंडों में, भिन्न भिन्न सर्गों में, वो क्या कहलाएगा, महाकाव्य कहलाएगा। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी एक महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन का संग्रह महाकाव्य कहलाता है। उदाहरण के लिए कौन कौन से महाकाव्य हो सकते हैं, तो रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। किसने लिखा इसे, गोस्वामी तुलसीदास। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि 2 महाकाव्यों के नाम बताइए, उनके रचनाकार के साथ, मतलब जो भी इन्होंने जिसने रचना की है इनकी, उनका नाम भी बताइए। तो पहला क्या हो सकता है, रामचरितमानस। किसने लिखा है, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी ने। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी ने। क्लियर है। तो आपने ये 5 आपको उदाहरण दिए गए हैं कि जो महाकाव्य के नाम है, रामचरितमानस तुलसीदास गोस्वामी जी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। तो आपने महाकाव्य के बारे में पढ़ा, महाकाव्य की परिभाषा को देखा, उदाहरण देखा और महाकाव्य की विशेषताओं को देखा। आगे देखते हैं। महाकाव्य में यह एक प्रबंध काव्य है। इसके अंतर्गत किसी एक नायक की चरित्र विषयक विशेषताओं का उल्लेख होता है। इसके निर्माण में रचना, अनेक अध्याय, सर्ग, विभिन्न रस और छंदों का प्रयोग किया। आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य का एक सुंदर उदाहरण है। ठीक है। तो आपने आज महाकाव्य के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता और उसके उदाहरण को। अब इसे आपको कॉपी में नोट करना है और याद करना है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे हम देखते हैं खंड काव्य की। खंड काव्य क्या होता है।